वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पंचायत। पंचायती राज समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारा इंडिया जो है वो 3 लेवल में डिवाइड है। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 टू पार्ट 8 तक डिस्कस कर लिया है, जिसमें पार्ट 5 बात करता था सेंट्रल लेवल की और पार्ट 6 बात करता था स्टेट लेवल की। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत विलेज लेवल पे काम करती है और म्यूनिसिपैलिटी लोकल बॉडीज के लेवल पे काम करती है, यानी सिटी और टाउन लेवल पे काम करती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पंचायत और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 आर्टिकल 243A टू 243O बात करता है पंचायत की। पंचायत क्यों बनाएगी, पंचायती राज सिस्टम क्यों स्टार्ट किया गया, उसका रीजन क्या था कि जो लोग हैं लो लेवल पे रह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल तक लोगों की पार्टिसिपेशन हो पाए, इसी वजह से पंचायती राज स्टार्ट किया था। अब पंचायती राज कैसे आया, कैसे उसकी एवेल्युएशन हुई, वो समझेंगे। अब हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ यही समझेंगे कब आई थी वो कमेटी, क्यों आई थी कमेटी और वो कौन सी चीजें लेके आई थी, क्या क्या चीजें उन्होंने पास की थी, वो समझेंगे। सबसे पहले आती है बलवंत राय मेहता कमेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, सबसे पहली कमेटी आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो आई थी जनवरी 1957 में। उससे पहले कमेटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में आई थी। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी के आने से पहले ये दो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे और इन्हीं प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी 1957 में थी और नवंबर 1957 में ही इन्होंने अपना पहला बिल पास कर दिया था, जिसमें उन्होंने बात की थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। डेमोक्रेटिक का मतलब हमें पता है, अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन से पहले हम समझेंगे सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर एक ही पर्सन के पास है और इसी का उल्टा हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी पावर को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक ही पर्सन के पास पावर नहीं है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी लेके आई थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे आज के टाइम पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। इसके अलावा बलवंत राय मेहता कमेटी 3 टायर सिस्टम लेके आई थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे काम करती है, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे काम करती है एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है। तो इस 3 टायर सिस्टम को 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया था। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान ने सबसे पहले अडॉप्ट किया था 3 टायर सिस्टम को और इसकी इनॉग्रेशन किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2 अक्टूबर किसी और चीज के लिए भी जानी जाती है, वो कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, किस लिए जानी जाती है वो आप कमेंट करके नीचे बताएं। तो राजस्थान में नागौर था जिसने सबसे पहले अडॉप्ट किया था 3 टायर सिस्टम को, बट 4 ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने फुली एक्सेप्ट किया था 3 टायर सिस्टम को, वो थी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट कमेटी आती है अशोक मेहता कमेटी, जो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी द्वारा अपॉइंट की गई थी कमेटी और इस कमेटी के चेयरमैन थे वो थे अशोक मेहता और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो सबमिट करवाई थी वो 1978 में सबमिट करवाई थी और इन्होंने रिकमेंड किया था कि 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस करके 2 टायर सिस्टम स्टार्ट किया जाए। 2 टायर सिस्टम में जिला परिषद एंड मंडल पंचायत की बात की गई थी। जिला परिषद जो टॉप लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगी एंड मंडल पंचायत है जो वो बेस लेवल पे काम करेगी, जहां पे बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे विलेजेस होंगे जिनकी पॉपुलेशन 15,000 टू 20,000 के बीच तक होनी चाहिए, वहां पे होगी मंडल पंचायत। बट जो ये 2 टायर सिस्टम था ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ था क्योंकि जनता पार्टी कोलैप्स हो जाती है इंप्लीमेंट करने से पहले ही। और भी बहुत सारी कमेटीज थी जो पंचायती राज के साथ रिलेट करती थी, जैसे जीवी के राउत कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बलवंत राय मेहता कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी थी। इसलिए हम सिर्फ इन 2 कमेटीज को डिस्कस करेंगे, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है।
फिर होती है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, यहाँ पे 1992 आएगा। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो पास होता है, बट उसे फोर्स में कब लाया जाता है? ऑन 24 अप्रैल 1993। और इसी अमेंडमेंट से हमारा एक पार्ट ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो होता है पार्ट 9, जो आर्टिकल 243A टू 243O तक की बात करता है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमारा जो पंचायती राज है वो 3 टायर सिस्टम हो जाता है। और अब सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर ही है। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत, सेकंड पंचायत समिति, थर्ड इज जिला परिषद। और लोएस्ट लेवल पे, बिल्कुल विलेज लेवल पे आ जाता है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे आता है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है जिला परिषद। तो सबसे ऊपर होगा आपका जिला परिषद, उसके नीचे होगा पंचायत समिति, और उसके भी नीचे काम करती है ग्राम पंचायत। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिन्हें इलेक्ट कौन करता है? इन्हें इलेक्ट करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा। ग्राम पंचायत समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा एक टिनी लेजिस्लेचर समझ, और ग्राम सभा को फाउंडेशन माना जाता है पंचायती राज सिस्टम का। और जितनी भी पावर्स ग्राम सभा के पास है वो सारी पावर्स को इंश्योर करती है स्टेट लेजिस्लेचर। अब ग्राम सभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं विलेजेस के, उस विलेजेस के जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स को। अब ग्राम सभा के मेंबर्स के पास कौन कौन सी पावर है? सबसे पहले तो अभी हमने समझे कि ये ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। उसके अलावा जितने भी एनुअल बजट्स होते हैं गांव के, विलेजेस के, उनको अप्रूव करते हैं। और जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं, जिन्हें सरपंच बोला जाता है, उन्हें भी डायरेक्टली इलेक्ट कौन करता है? ग्राम सभा इलेक्ट करती है। तो ये था ग्राम सभा के बारे में। अब ग्राम पंचायत समझते हैं। ग्राम पंचायत है प्राइमरी लेवल पे होती है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। और अगर हम ग्राम पंचायत के मेंबर्स की बात करते हैं तो उनके मेंबर्स है 5 to 31, जिनमें इंक्लूड होता है प्रधान। प्रधान कौन होता है? हेड होता है। तो अभी हमने समझा कि जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सरपंच बोला जाता है। और सरपंच को इलेक्ट करने का काम किसका होता है? ग्राम सभा का होता है। ये डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं सरपंच को, ठीक है। उसके अलावा ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्न करने के लिए, मैनेज करने के लिए। विलेज लेवल पे जितने भी काम होते हैं, जितने भी अफेयर्स होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। जैसे कि सिविल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना विलेजेस को, रोड्स हो गया, फुटपाथ बनाना, वाटर सप्लाई देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ काम किसके पास आ जाता है? ग्राम पंचायत के पास आ जाता है। उसके अलावा सुपरवाइज करना प्रोजेक्ट्स को जो विलेजेस को डेवलप कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करना। कॉटेज इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में प्रमोट करना। बर्थ एंड डेथ रेट्स हैं जो उनको रजिस्टर्स करना, कितने डेथ हो रही है, कितना बर्थ हो रहा है बच्चों का। टैक्सेस को कलेक्ट करना। पानी है जो उसको साफ रखना, स्ट्रीट्स को साफ रखना, लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं, विलेजेस को साफ रखना, ये सारा काम किसके पास आ जाता है? ग्राम पंचायत के पास आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पंचायत समिति, तो ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद के बीच आ जाता है। यानी सबसे प्राइमरी लेवल पे आएगा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, देन थर्ड आ जाता है जिला परिषद। पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक लेवल पे काम करती है, और हर एक ब्लॉक में 20 to 60 विलेजेस आ जाते हैं। यानी एक पंचायत समिति के अंदर 20 से 60 विलेजेस आ जाते हैं। और इनके मेंबर्स को डायरेक्टली, यानी जो मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इन्हें भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और जितने भी सरपंच हैं, ग्राम पंचायत है जो, ग्राम पंचायत के अंदर एक विलेज आता था, उसके सरपंच होते थे। तो अगर हम यहाँ पे 20 to 60 विलेजेस की बात कर रहे हैं, तो यानी उन विलेजेस के सरपंच भी होंगे। तो ये सारे जो सरपंच हैं, हर एक विलेज के जो सरपंच हैं, वो इकट्ठे होते हैं, वो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। और जो इनके हेड होते हैं उन्हें चेयरपर्सन बोला जाता है। और चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन दोनों को ही इलेक्ट किया जाता है। अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो वाइस चेयरपर्सन उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। और अगर इनके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि पंचायत समिति का क्या काम है, जो भी एरियाज इनके अंडर आते हैं उनको सारे सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्रीज,
कॉपरेटिव्स, एनिमल हस्बेंड्रीज, जितनी भी चीजें हैं उनको डेवलप करने का काम भी किसके पास आ जाता है, पंचायत समिति के पास आ जाता है। ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद में अगर एक लिंक बनाना है तो वो भी किसका होता है, पंचायत समिति का ही काम होता है। नेक्स्ट आता है जिला परिषद। जिला परिषद थर्ड और सबसे हाईएस्ट लेवल है पंचायती राज सिस्टम का। जितने भी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स है पार्लियामेंट के, वो जिला परिषद के भी मेंबर्स होंगे। जिला परिषद के कुछ रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट से भी लिए जाते हैं। जिला परिषद इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपने ही लोगों में से, जो इनके मेंबर्स होते हैं उनमें से ही किसी को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं और किसी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अगर वही सेम चीज है, प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। और मोस्टली जो इनके डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाते हैं, मेजॉरिटी वोट से डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर आपने जिला परिषद के किसी मेंबर को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर हम जिला परिषद के फंक्शंस की बात करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तो ये पंचायत सिस्टम के जितने भी काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट उनको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली जितने और लोग हैं, जितने और पंचायत समिति होगी, ग्राम पंचायत हो गया, क्या ये अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एरियाज को डेवलप करने के लिए, जितने भी प्लानिंग्स करनी होती हैं, या फिर कुछ भी एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी है तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम ये करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है वो भी सारा काम किसके पास आ जाता है, जिला परिषद के पास आ जाता है। तो ये है 3 टायर पंचायती सिस्टम जो अभी फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन पावर हैज गिवन टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। जितनी भी पंचायत की इलेक्शंस करवानी है उसकी पावर किसके पास आ जाती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, अब इलेक्शन कमिश्नर सेंटर का भी होता है और स्टेट लेवल का भी होता है। जितनी भी इलेक्शंस करवाई जाती है स्टेट लेवल पे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाते, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर ही करवाते हैं। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो, सेंटर की इलेक्शंस और स्टेट की इलेक्शंस जो करवाई जाती हैं वो आपके जो इलेक्शन कमीशन सेंटर पे हैं वो करवाते हैं। बट अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो उनकी जो इलेक्शंस करवाई जाती है उनको हैंडल करने का काम किसके पास आ जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है। इफ इट इज डिसॉल्व इधर इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन अ 6 month फॉर द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। वही चीज आ जाती है जो हमने स्टेट सेंटर लेवल पे देखा था कि अगर कोई हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो आपने विद इन अ 6 month दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट करवानी है। तो वही यहाँ पे बोला है, अगर कभी कोई भी पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो उनके इलेक्शंस विद इन अ 6 month कंडक्ट करवाए जाएंगे। रिजर्वेशंस होती हैं 1/3 किनके लिए, वुमेन्स के लिए की जाती है। पंचायत जितनी फाइनेंशियल कंडीशंस है उनको रिवाइव करने का काम किसके पास आता है, स्टेट फाइनेंशियल कमिश्नर आता है। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी SC/STs के लिए, बट OBCs के लिए सीट रिजर्व करनी है नहीं करनी है वो डिसीजन किसके पास आ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक पंचायती राज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने बहुत अच्छे से समझा हर एक पॉइंट को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो समझ आई है, आपको अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।